हे स्टूडेंट्स, पीजीबीपी का सारे के सारे क्वेश्चंस का लेक्चर अपलोडेड है। पहला मैंने वही अपलोड करा था बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव द फियर ऑफ पीजीबीपी और इस वजह से आप एग्जाम में उस चैप्टर को छोड़ करके जाते हो। बट ट्रस्ट मी, आपने अगर वो लेक्चर के साथ साथ में वो क्वेश्चंस एक बार भी देख लिए ना तो आप पीजीबीपी छोड़ने का कभी नहीं सोचोगे, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी आता है एंड मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन पे बेस्ड ही आता है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। तो डू वॉच दैट लेक्चर एंड डू नॉट थिंक टू स्किप पीजीबीपी। नाउ सैलरी हेड, अब हम एक एक करके सैलरी हेड के क्वेश्चंस करेंगे। सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं आपको आज रिवाइज करवाऊंगी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या बोला इसमें? अशोक एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड receives 8,05,000 as gratuity under payment of gratuity act. He retires on 10 September 2024 after 35 years and 7 months of service. ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ग्रेचुटी मिल रही है रिटायरमेंट के बाद। पहली बात टैक्सेबल होगी और क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो हमें इसके लिए करना होगा 15/26। 15/26 इंटू लास्ट विड्रॉन सैलरी हम करेंगे और लास्ट विड्रॉन सैलरी होती है बेसिक पे प्लस डीए फुल। आपको यहाँ पर लास्ट विड्रॉन सैलरी दे रखी है 32,700। टैक्सेबल ग्रेचुटी कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल ग्रेचुटी कैसे आएगी? इधर मैंने ले लिया ग्रेचुटी रिसीव्ड। अब तीन चीजों में से जो लोअर होगा वो डिडक्शन मिलती है, एक्चुअल अमाउंट, स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ 20 लाख या फिर 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेते हैं। अब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होगा? क्योंकि इधर 35 ईयर्स एंड 7 मंथ्स लिखा है तो ये हो जाएंगे 36 ईयर्स। अगर इधर 35 ईयर्स एंड 6 मंथ होता तो भी 35 ही रहते, लेकिन 35 ईयर्स 6 मंथ एंड 1 डे, एक दिन भी ऊपर हो गया तो हम उसको 36 कर देंगे, यानी कि राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ में बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन था। ये हमारी टैक्सेबल ग्रेचुटी आ गई। इन तीनों में से जो भी लोअर है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट illustration number 3, Mr. Oldman retired from his job 29 years and 6 months and 15 days। तो अभी जो 15 दिन है इसकी वजह से हम यहाँ पर अगर राउंड ऑफ की रिक्वायरमेंट आई तो इसे हम लेंगे 30 years। ओके, ऑन 17/12/2024 18 लाख की ग्रेचुटी रिसीव हुई और एम्प्लॉयमेंट के टाइम यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे उनकी सैलरी थी 60,000 पर मंथ, डीए था 10,200, एचआरए मिल रहा है 12,000, कमीशन ऑन टर्नओवर है 1%, कमीशन ऑन प्रॉफिट से हमें मतलब नहीं होता, इंक्रीमेंट मिला है 1/4/24 से 5,000 पर मंथ का बेसिक पे में, ओनली बेसिक पे में, डीए के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है, चलो, टर्नओवर अचीव्ड बाय असेसी 10 लाख पर मंथ। ये टर्नओवर है, क्यों दे रखा है? 1% टर्नओवर का लेंगे। कैलकुलेट टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ ही इज अ, सबसे पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट के बाद में ग्रेचुटी मिल रही है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, तो पहले वाले केस में तो ग्रेचुटी हो जाएगी फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेकंड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। देखो, एक्चुअल अमाउंट और 20 लाख तो हर जगह ही रहता है, जिसमें कंफ्यूजन होता है वो है 15/26 इंटू लास्ट विड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स कंप्लीटेड। ओके, नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स आपको राउंड ऑफ लेना है और अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो ये हो जाता है 15/30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स नॉट राउंडेड ऑफ। ओके, लास्ट विड्रॉन सैलरी में आएगा बेसिक पे प्लस डीए, डीए कौन सा? फुल वाला, और एवरेज ऑफ सैलरी में आता है पिछले 10 महीने की, जिस महीने में रिटायर हुए। जैसे ये अगर दिसंबर में रिटायर हुए हैं तो हमें नवंबर से 10 महीने लेने हैं
वो 10 महीने की बेसिक पे, वो 10 महीने का डीए और वो 10 महीने का कमीशन ऑन टर्नओवर, ये हमको लेना है टैक्सेबिलिटी के अमाउंट के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। केस बी एंड केस सी, 18 लाख की ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, एग्जेम्पशन कितने मिलेगी? 18 लाख, 20 लाख, या फिर अब केस बी करवा रही हूं मैं जिसमें ये कवर्ड है, कवर्ड में आएगा 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर लिखवा दिया था कि ये 30 ईयर्स हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। लास्ट विड्रॉन सैलरी कितनी थी इनकी? इनकी लास्ट विड्रॉन सैलरी थी 60,000 पर मंथ एंड 10,200 का डीए इनको मिल रहा है, तो 70,200 की लास्ट विड्रॉन सैलरी हो गई। ये आएगा, तीनों में से जो भी लोअर है वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी एंड रिमेनिंग ग्रेच्युटी विल बी टैक्सेबल। अब सी वाले केस में करते हैं जिसमें ये ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, उसमें करना है हमको 15/30 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स नॉट राउंडिंग ऑफ, मतलब 29 ही रहेगा। और इधर आती है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी पिछले 10 महीने की, 10 महीने कब से लेने हैं? जिस महीने रिटायर हुए, दैट मीन्स नवंबर से स्टार्ट करोगे आप, क्योंकि दिसंबर में रिटायर हुआ है। जिस मंथ में रिटायर होते हैं उससे पिछले वाले 10 महीने लेने हैं, चाहे रिटायरमेंट की डेट कुछ भी हो, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, कुछ भी रिटायरमेंट की डेट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पिछले वाले 10 महीने लेने हैं। ठीक है, तो नवंबर से पिछले 10 महीने जाएंगे फरवरी 24 तक। बेसिक, डीए, कमीशन, कमीशन के लिए कुछ अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डीए के लिए भी जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज आप 10 महीने का ले लोगे। 10,200 का डीए 1 महीने का है, इंटू 10 करोगे 10 महीने का आ जाएगा। कमीशन टर्नओवर दे रखा है 10 महीने का आपको लेना है। ठीक है, टर्नओवर आपको पूरे साल भर का दे रखा है, आपको केवल 10 महीने का ही लेना है, ये ध्यान रखना। फर्क आएगा बेसिक पे में, क्योंकि इधर पढ़ो, देखो 1/4/24 से बेसिक पे में 5,000 का इंक्रीमेंट मिला है। दैट मीन्स 1/4/24 से पहले का बेसिक पे एसएससी का था 55,000 और अब बेसिक पे हो गया है 60,000। 2 महीने के लिए आप बेसिक पे लोगे 55,000 और फिर उसके बाद से आप लोगे 60,000। ये चीज का ध्यान रखना। ये करके आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी, 10 महीने की एवरेज सैलरी, एंड लोअर ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन क्लेम हो जाएगी। नेक्स्ट, Mrs. X is working with ABC Limited since last 20 years and 9 months. ठीक है, 20 years 9 months, अगर राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ी तो 21 years हो जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर दे रखा है, बेसिक, डीए। 15 दिसंबर 24 को शी डाइड, और ग्रेच्युटी का ट्रीटमेंट बताइए इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1, रिटायर हो गई थी 10/12/24 को, दैट मीन्स पहले ही रिटायर हो गई है। ठीक है, ग्रेच्युटी 8 लाख की रिसीव हुई है बाय हर हस्बैंड, लीगल हेयर। ग्रेच्युटी रिसीव आपको हुई है डेथ के बाद में, लेकिन ग्रेच्युटी ड्यू कब हो गई थी? जिस दिन आप रिटायर हो गए उसी दिन आपकी ग्रेच्युटी ड्यू हो गई थी, तो इसमें टैक्सेबिलिटी आएगी। कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी? अगर आप कवर्ड हो अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट तो फिर आएगी 15/26 इंटू लास्ट विड्रॉन सैलरी। लास्ट विड्रॉन सैलरी में आएगी 35,000 की बेसिक पे और 13,000 का डीए इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स राउंडेड ऑफ। ये रहा, ये आएगा लास्ट विड्रॉन सैलरी में, विच एवर इज लोअर की रिडक्शन मिल जाएगी और टैक्सेबल ग्रेच्युटी आ गया। ठीक है, अब सेकेंड केस देखना। हस्बैंड ऑफ मिसेज एक्स रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑन 18/12/24। ग्रेच्युटी तो पहले भी तभी मिल रही थी, लेकिन इस केस में ग्रेच्युटी ड्यू भी डेथ के बाद हुई है। अगर ग्रेच्युटी ड्यू डेथ के बाद हुई है तो ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लीव सैलरी का क्वेश्चन है। लीव सैलरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट रहता है, लेकिन ट्रस्ट मी, लीव सैलरी बहुत ही एक इजी टॉपिक है। क्यों?
मैक्सिमम बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ग्रॉस लीव्स कभी भी 30 को एक्सीड नहीं करेगी। ग्रॉस लीव्स में से आप अपनी अवेल्ड लीव्स माइनस कर दो, अनअवेल्ड लीव्स आ गई। अब कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी अनअवेल्ड दे रखा हो, अरे तो बहुत ही अच्छी बात है ना, अगर ऑलरेडी अनअवेल्ड दे रखा है डायरेक्टली वो उठानी है, आपको कंफ्यूजन ही नहीं है फिर कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। Mr. Bhanu is working in Zebra Limited. Okay. Since last 25 years and 9 months. लीव सैलरी के लिए हमें राउंडिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आगे द कंपनी अलाउज 2 month लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टू इट्स एम्प्लॉय। कंपनी 2 महीने की लीव अलाउ कर रही है। 2 महीने की लीव का मतलब अगर मैं 2 मंथ को डेज में करूं तो कंपनी अलाउ करिए 60 डेज की लीव। 60 डेज की लीव कंपनी अलाउ कर रही है। ड्यूरिंग द जॉब उसने कितनी लीव्स अवेल करी? उसने लीव्स अवेल करी हैं 20 मंथ्स की। 20 मंथ्स की लीव का मतलब कितना हो गया? अगर आप वही सेम, आपको ना इसको डेज में करना है, ठीक है, आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है वो आप डेज में ही करके चलो, आप इसको मंथ में मत करो, बिकॉज अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी ने अलाउ करी 60 डेज की लीव फॉर एवरी ईयर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो हम इधर देख लें, सबसे पहले मैं आपको अनअवेल्ड ही निकालना सिखा रही हूं। देखो, हमको लेनी है ग्रॉस लीव्स। ग्रॉस लीव्स होती है कंपनी या फिर इनकम टैक्स, विच एवर इज लोअर। कंपनी ऑफर कर रही है 60 डेज की लीव, इनकम टैक्स देता है 30 दिन की लीव, तो इधर आएगा 30 डेज। 30 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स यानी कि 25, तो 750। ठीक है, इसकी जो ग्रॉस लीव्स है वो आएंगी 30 इंटू 25, दैट मीन्स 750। ओके, माइनस हमें क्या करना है, इसमें से हमें माइनस करनी होती है अवेल्ड लीव्स। कितनी लीव्स आप ले चुके हो, तो आप कितनी लीव्स ले चुके हो ड्यूरिंग द जॉब ही अवेल्ड 20 मंथ लीव। जॉब के टाइम में 20 महीने की लीव्स ले ली है। अभी 20 महीने की लीव्स का मतलब हो गया 20 मंथ इंटू 30, दैट मीन्स 600। ठीक है, 20 महीने की लीव इन्होंने ली है, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में होते हैं 30 दिन। ठीक है, तो कंपनी ने 750 दिन की लीव्स ली थी, 600 दिन की लीव्स इन्होंने ली है, दैट मीन्स 150 दिन की लीव अभी भी अनअवेल्ड है। 150 की लीव्स अभी भी अनअवेल्ड बची हुई है इनके पास में। ओके, ये अनअवेल्ड वाला आ गया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूट करना। आगे देखो क्या बोला, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायर कब हुए? 10 अगस्त 24 को। उनको 7.5 लाख रुपए मिले एज लीव एनकैशमेंट। ठीक है, बेसिक सैलरी थी 35,000, डीए था 20,000, कमीशन था 5% ऑफ टर्नओवर। फिक्स कमीशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। टर्नओवर दे रखा है आपको पूरे साल भर का 50 लाख। भानु को 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ 1/1/24 से बेसिक पे में, एंड 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है डीए के अंदर। ठीक है, अच्छा, लीव एनकैशमेंट में एक बात और ध्यान रखना, जिस दिन आप रिटायर हुए हो, जैसे ये 10 अगस्त को रिटायर हुए हैं ना, तो आप उसी दिन से 10 महीने काउंट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप अगस्त के दिन भी गिनोगे, अगस्त के दिन भी आपको काउंट करने हैं एवरेज सैलरी 10 महीने की जो निकालनी है उसमें। तो अभी कैसे कंप्यूट होगा देखो, समझना इसको। यहां अगस्त में ये रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो अगस्त के कितने दिन नौकरी थी? 10 दिन अगस्त के नौकरी थी। अगस्त में बेसिक पे और डीए मंथली बेसिस पे कर लो। अगस्त में बेसिक पे और डीए आप कर लो मंथली बेसिस पे। बेसिक पे था 35,000, डीए था 20,000, तो 35,000 प्लस 20,000 पर मंथ का है 55,000। ये है पूरे 31 दिन का, हमको चाहिए 10 दिन का, तो टोटल आ गया
17,741, ये दोनों का टोटल। ठीक है, फिर जुलाई के लिए कंप्लीट, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर। एक चीज ध्यान रखना, अब दिसंबर में ना, जनवरी से पहले देखो इंक्रीमेंट कब से मिला था, इंक्रीमेंट मिला था 1 जनवरी से, तो मतलब दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर के 21 दिन। अक्टूबर के 21 दिन क्यों? क्योंकि अगर अगस्त के 10 दिन ले रहे हो तो अगस्त में टोटल 31 दिन होते हैं, 10 महीने पूरे करने हैं तो आपको अक्टूबर के 21 दिन लेने होंगे। ठीक है, वहां से आपके 10 महीने पूरे हो जाएंगे अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक। और बीच में इंक्रीमेंट हुआ है, बेसिक पे में इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 का, डीए के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है 5,000 का। ये इंक्रीमेंट ध्यान रखना वरना सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां ना, यहां से लेकर और यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक जगह ध्यान रखना है कि इधर आपको 10,000 तो बेसिक पे में और 5,000 डीए में चेंज करना है। ध्यान कहां रखना है? इधर, इधर क्योंकि कैलकुलेशन डेज में होगी, बेसिक पे की भी और डीए की भी। टर्नओवर की भी कैलकुलेशन डेज में होगी क्या? आप टर्नओवर टोटल दे रखा है 10 महीने का निकालोगे और 5%, क्योंकि टर्नओवर इक्वली डिवाइडेड है, उसको करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बेसिक पे, ये डीए और ये टर्नओवर, टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 10, ये आपकी 10 महीने की एवरेज सैलरी आ गई, 10 महीने की एवरेज सैलरी आ गई आपकी। ठीक है, अब हम 150 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कितनी आई? 71,817, 71,817, ये हमारी अनअवेल्ड लीव्स आएगी इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स, कितना था? 25, ये आ जाएगी हमारी अनअवेल्ड लीव्स, डी वाला पॉइंट जो है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार इसको। 150, 71,817 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, 25 साल का आप इसको ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है, ये एक चीज ये ध्यान रखना कि 25 साल का आप इसको ऑलरेडी ले चुके हो, तो 150, 71,817 और ये 30, तो ये आ गया 3,59,085, 3,59,085, ये रहा। ओके, सबसे मेन काम यही होता है कैलकुलेट करने का, वरना एक्चुअल अमाउंट दे रखा है, स्टैंडर्ड लिमिट 25 लाख की है, 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी भी आप कर लोगे, बस इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज सैलरी और इसमें कैलकुलेट करना है लास्ट वाले पॉइंट में अनअवेल्ड लीव्स। चलिए, अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट ये बोलता है कि हाउ शैल योर आंसर डिफर, आपका आंसर कैसे बदलेगा अगर असेसी ने 2 महीने की लीव ली होती इंस्टेड ऑफ 20 मंथ्स। ठीक है, तो टोटल लीव्स तो वही है 750, ये बदल जाएगा 600। 600 कैसे बदलेगा? अगर असेसी ने 2 महीने की लीव्स ली होगी तो 2 महीने की लीव्स का मतलब 2 इंटू 30, दैट मीन्स 60। अगर 20 महीने की जगह असेसी ने टोटल अपनी पूरे नौकरी में ही टोटल कितनी लीव्स ली होती? टोटल केवल 2 मंथ की लीव्स ली होती, तो फिर कितना आंसर आपका आता? तो आप सेम रखोगे, 690 आएगा, 30 एवरेज सैलरी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 25 का ये ऑलरेडी है, तो 690, 71,817 and divided by 30, आ गया आंसर 16,51,791, विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिल जाएगी।
दोनों केसेस में। ओके, एंड ये आपका आ गया टैक्सेबल लीव सैलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। मिस्टर दास रिटायर्ड ऑन 31/3/2025. Okay, at the time of retirement, 18 months leave was lying to the credit of his account. 18 months leave was lying to the credit of his account. Okay, he received leave encashment equivalent to 18 months basic salary 1,26,000. मतलब उनकी 18 महीने की बेसिक सैलरी है 1,26,000 और उतना ही उनको लीव सैलरी मिला है। अब यहां से काम क्या आएगा, 1,26,000 18 महीने की बेसिक सैलरी है, तो फिर इधर से उनकी सैलरी कंप्यूट हो जाएगी इजीली। ठीक है, आप इसको डिवाइडेड बाय 18 करेंगे, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 18, तो 7,000 आ गई बेसिक पे। आगे, हिज एम्प्लॉयर अलाउज हिम 1.5 months लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए उसको 1.5 month की लीव अलाउ होती थी। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो हमें पता ही नहीं है कितना दे रखा है, वही इस क्वेश्चन में मेन निकालने का है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही अवेल्ड 12 months लीव अवेल कितनी करी, 12 महीने की। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डीए भी मिल रहा है 3,000, लास्ट इंक्रीमेंट था 1,000 रुपए का बेसिक पे में 1/4/24 को। ठीक है, ये रिटायर हुए हैं 31/3/25 और 1/4/24 का इंक्रीमेंट दे रखा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखो, इसमें मेन काम का क्या है कि एम्प्लॉयर आपको लीव दे रहा है 18 महीने की, है ना। आपके पास अनअवेल्ड लीव्स बची हुई है 18 महीने की, अवेल्ड लीव आपके पास हो गई 12 महीने की। अनअवेल्ड और अवेल्ड मिला करके आपके पास जो टोटल लीव्स हैं, टोटल लीव्स आपके पास कितनी हो गई, 30 मंथ्स। टोटल 30 मंथ्स की लीव हो गई। 30 को वो कितने में दे रहा है, 1.5, तो 30 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट मीन्स 20 ईयर हो गए आपके नौकरी के। ये तो आया नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स। अब अनअवेल्ड कैसे निकालनी है, बिकॉज कई लोग इस क्वेश्चन में 18 महीने ही अनअवेल्ड काम में ले लेंगे, विच विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको 1.5 महीने की लीव दे रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय इनकम टैक्स। The leaves, that is the gross leaves that are acceptable by income tax is maximum 30 days. आपका एम्प्लॉयर आपको 1.5 month की लीव दे रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली तो ले ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनअवेल्ड लीव्स कंप्यूट करनी पड़ेगी। ग्रॉस लीव्स 1.5 month या फिर 1 month, विच एवर इज लोअर, तो 30 डेज की ग्रॉस लीव्स आ गई, माइनस अवेल्ड लीव्स निकालेंगे। अब आपने कितनी लीव्स अवेल कर ली हैं, आपने लीव्स अवेल कर ली हैं 12 महीने की, 12 महीने की लीव्स आपने अवेल करी हुई है। ठीक है, तो 30 डेज इंटू 20 और 12 महीने की लीव आपने पूरी नौकरी में अवेल कर ली है, दैट मीन्स आपने 360 लीव्स अवेल कर ली है। 600 में से 360 लीव्स अवेल कर ली हैं, तो आपकी अनअवेल्ड लीव्स बची हुई है 240। अनअवेल्ड लीव्स आपकी बची हुई है 240। इसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। आपको बेसिक पे दे रखा है, आपको डीए दे रखा है 7,000 और 3,000 मतलब 10,000, तो 240 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10,000। 10,000 है पर मंथ का, हम इधर लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ 10 months। ठीक है, तो ये इंटू 10 हो जाएगा। जो एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ आप निकालोगे, उसके लिए आप इसमें इंटू 10 कर देना, इधर तो आ जाएगा सीधा सीधा 80,000। देखिए अब इधर लीव, एक्चुअल अमाउंट, स्टैंडर्ड लिमिट, एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स, और इधर आ गया 80,000 विच एवर इज लोअर।
ये वाला इलस्ट्रेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देता है, बट इसमें बस एक ही बात ध्यान रखने की है कि एक तो आपको नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स खुद कंप्यूट करने हैं, एंड दूसरा आपको अनअवेल्ड कंप्यूट करना है। आप एज इट इज 18 महीने नहीं उठा सकते, गलत हो जाएगा। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ऑन 31 मार्च 2024। 1/4/24 से पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई थी 3000 पर मंथ की। 1/8/24 को 80% पेंशन कम्यूट हो गई। 1/8/24 को 80% पेंशन कम्यूट हुई है, दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के लिए तो 3000 मिल ही रहे थे, तो 3000 इंटू 4 ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 3000 इंटू 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 80% पेंशन ही तो कम्यूट हुई है। 20% पेंशन तो अभी भी आपको मंथली ही मिल रही है, तो 20% यानी कि 600। किसका 20% किया? 3000 का 20% पेंशन आपको अभी भी मंथली मिल रही है, और वो आपको कितने महीने के लिए मिल रही है? 4 का अगर वो हो गया तो 8 महीने के लिए आपको ये मिल रही है, ठीक है। आगे, and received 1,20,000. Compute taxable pension if he is case A, case B and case C. गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको जो मंथली पेंशन मिल रही है वो तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन लमसम पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। देखना इधर 12 और 48 ये तो हो गया, लमसम पेंशन फुल्ली एग्जाम, तो इधर आ गया निल, तो टैक्सेबल पेंशन हो गई ओनली 16,800। केस बी देखते हैं। केस बी में बोला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और साथ में ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है। अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलती है ना, तो आपके लिए एग्जेम्पशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट, और इधर आ जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। ओके, तो टोटल पेंशन कैसे निकलेगी? 1,20,000 की पेंशन अगर 80% के बराबर है तो 100% पे पेंशन होगी 1.5 लाख। 1.5 लाख का आधा और 1.5 लाख का 1/3 करना है, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। देखो 1.5 लाख का 1/2 और 1.5 लाख का 1/3, ये आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट आ जाएगा। मंथली वाला तो सेम ही रहेगा, टैक्सेबल पेंशन दोनों केसेस में आ गया। ये आएगा 1.5 लाख का 1/2 और ये आ गया 1.5 लाख का 1/3। 1.5 लाख कहाँ से आया? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 100%। 80% क्यों करा? क्योंकि ये 80% पेंशन आपकी कम्यूट हो गई थी, मतलब लमसम हो गई थी, और वो होकर के मिल रहा था 1,20,000, तो लमसम पेंशन 1,20,000 के बराबर है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग मिस्टर ए, अ रेजिडेंट ऑफ अजमेर, receives 11,48,000 एज अ बेसिक सैलरी प्रीवियस ईयर 24-25 में। उसके अलावा 1,14,800 का उनको डीए भी मिल रहा है, बेसिक पे मिल रहा है 11,48,000 का, डीए मिल रहा है 1,14,800 का। डीए सैलरी का पार्ट बन रहा है, 7% कमीशन मिल रहा है ऑन सेल्स, और सेल्स है 10,86,000। 10,86,000 का 7% उनको मिल रहा है कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। इधर ये क्वेश्चन हमारा एचआरए से रिलेटेड है, क्योंकि आगे बोला कि हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव हो रहा है। एचआरए रिसीव हो रहा है 1,16,000। ओके, पूरी इंफॉर्मेशन टोटल बेसिस पर ही हमको ऑलरेडी दे रखी है, कुछ भी मंथली नहीं गिवन है, सब कुछ टोटल गिवन है। ही हाउएवर पेज 2,15,800 एज हाउस रेंट। अब आपको एचआरए की एग्जेम्पशन कैसे मिलती है? एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती है एक्चुअल अमाउंट जो कि दे रखा है 1,16,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ
सैलरी, सैलरी के अंदर आता है बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। एंड नेक्स्ट आता है 40 या 50% ऑफ सैलरी, सिंस ही वाज इन अजमेर इट विल बी 40% ऑफ सैलरी। मेट्रो सिटीज के लिए 50% ऑफ सैलरी आता है, तो 40% ऑफ सैलरी। सबसे पहले हम सैलरी में क्या क्या चीजें लेंगे, ये तीनों चीजें आएगी। तो अब इसका एक बार देखते हैं टोटल कितना बन रहा है। सैलरी का टोटल आ रहा है बेसिक डीए 7% ऑफ कमीशन, दिस इज सैलरी। इस सैलरी का एक तो हमें लेना है 40% और एक हमें करना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। विच एवर इज लोअर एग्जेम्पशन मिल जाएगी एंड रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 9th, कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए ऑफ मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग: बेसिक सैलरी पर मंथ, डीए पर मंथ, एचआरए पर मंथ, रेंट पेड पर मंथ इन पुणे। पुणे में रेंट दे रखा है, पुणे को आप मेट्रो सिटी में नहीं काउंट करोगे, 40% ही आएगा। आगे एक साथ चॉइस से बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट है कितना, 10,000 का। एक 10 चॉइस से एम्प्लॉय हायर्ड न्यू फ्लैट इन कोलकाता। ओके, तो एम्प्लॉय को कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो कोलकाता जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ एग्जेम्पशन में चेंज आ जाएगा और 40% ऑफ सैलरी की जगह 50% ऑफ सैलरी लग जाएगा। आगे 1/1/25 को एम्प्लॉय ने खुद का फ्लैट खरीद लिया और उधर रहने लग गया, तो इसका मतलब कि जो एचआरए की एग्जेम्पशन है वो इस एम्प्लॉय को केवल और केवल मिलेगी कब तक, 31/12/24 तक, बिकॉज 1 जनवरी 25 से तो वो अपने घर में रहना स्टार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, इस क्वेश्चन में हमारा बेसिक सैलरी चेंज हो रही है, फिर कुछ टाइम के बाद में हमारा प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, तो एचआरए मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। देखो कब से लेके कब तक एचआरए कैलकुलेट होगा, 1/4/24 से लेकर के और जून तक का करना है आपको, 30/6/24, ठीक है। फिर 1/7/24 से लेकर के 30 सितंबर 24, फिर 1/10/24 से लेकर 31/12/24। ये 3 हिस्सों में हमारा एचआरए कैलकुलेट होगा, और जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है जनवरी फरवरी मार्च, वो 3 महीने के लिए एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओके, तो आपको सैलरी, एचआरए, रेंट रिसीव्ड सब कुछ इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अप्रैल मई जून 3 महीने का पहले, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का ये, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने, और फिर ये 3 महीने, 3-3 महीने करके बांटना है। जब भी एचआरए में बेसिक सैलरी, एचआरए का अमाउंट, रेंट का अमाउंट, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी अगर चेंज होता है तो एचआरए की कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे करी जाएगी। ओके, पहले 3 महीने के लिए देखो क्या कैलकुलेशन होगी। फर्स्ट 3 मंथ्स, 1/20 का एचआरए मिल रहा है, एग्जेम्पशन कितनी होगी, एक्चुअल अमाउंट 40% ऑफ सैलरी, सैलरी के अंदर आएगा 50,000 का बेसिक, 20,000 का डीए इंटू 3 40%। फिर रेंट पेड, रेंट कितना पे करा है इसने इस टाइम के लिए, 40,000 पर मंथ का रेंट है, 3 महीने का रेंट हो गया 1,20,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, ये टैक्सेबल एचआरए हो गया। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए भी पूरी कैलकुलेशन सेम हो जाएगी, बस आप ये ध्यान रखना कि एक साथ से बेसिक सैलरी 10,000 से बढ़ गई, तो अब 50,000 की जगह बेसिक सैलरी हो जाएगी 60,000, ठीक है। तो 60 + 20 लेना है हमें इंटू 3 और उसका 40%। फिर अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए बेसिक सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 40 की जगह 50% हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉय हैज बीन ट्रांसफर टू कोलकाता एंड कोलकाता कम्स अंडर द मेट्रो सिटी, तो उसमें 50% लगेगा टोटल करके आप। और देखो फिर लास्ट वाले 3 महीने के लिए एचआरए फुल्ली टैक्सेबल, ये सब करके आपका टोटल हाउस रेंट अलाउंस आ गया टैक्सेबल अमाउंट। डन। नेक्स्ट 10th, अभी यहां से अलाउंसेस स्टार्ट हो गई है। इलस्ट्रेशन नंबर 10th, एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रही है 80 पर मंथ फर्स्ट चाइल्ड,
90 per month second child, and 120 per month for third child. Also received hostel allowance 1000 per month. None of the children are studying. आपको कैलकुलेट करनी, कोई बात नहीं, देखो स्टूडेंट पढ़ रहा है, मतलब चाइल्ड पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की रिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब आप टोटल एक बार देख लो कि आपको कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रहा है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रहा है 80 प्लस 90 प्लस 120 इंटू 12। तो टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रहा है 3480 का। ठीक है, 80 90 120 इंटू 12 3480। अब इसमें से आपको एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड है। तो देखो 120 वाले में से आप पूरा 100 रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम कर लोगे, और फिर मिलेगी 90 वाले में से 100 रुपए नहीं, ओनली 90 रुपए। तो इसका मतलब 190 की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, आपको 200 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, 190 की एग्जेम्पशन आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पर क्लेम कर सकते हो। ओके, आई एम रिपीटिंग इट, आप 200 की नहीं क्लेम करोगे क्योंकि 200 आपको मिल ही नहीं रही है। सेकेंड चाइल्ड के लिए तो आपको 90 मिल रहा है। ओके, 80 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, फिर 180 हो जाएगा। तो 180 आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है 190। तो 190 आप क्लेम करोगे पूरे 12 महीने के लिए, तो 2280 की एग्जेम्पशन मिलेगी, दैट मीन्स 1200 हो गया टैक्सेबल। अब हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल के लिए आपको मिल रहा है 12,000 रुपए। हॉस्टल अलाउंस आपको मिलती है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम तो 7200। हॉस्टल अलाउंस आपकी हो जाएगी 4800, चिल्ड्रन अलाउंस हो गई आपकी 1200। टोटल मिलाकर के 6000 आपका टैक्सेबल अलाउंस हो गया। नेक्स्ट 11th, मिस्टर एंड मिसेज एक्स हैव 3 चिल्ड्रन एंड 2 ऑफ देम आर नॉट स्टडिंग। दो पढ़ नहीं रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने अभी बताया पढ़ने नहीं पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रही है उनको 500 पर मंथ, मतलब 500 पर मंथ की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रही है, तो मतलब 500 इंटू 12, 6000 की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रही है। हॉस्टल अलाउंस मिल रही है 1000 पर मंथ, तो हॉस्टल अलाउंस भी आप इधर लिख देंगे 1000 पर मंथ, दैट मीन्स 12,000 की हॉस्टल अलाउंस मिल रही है। 12,000 माइनस 500 पर मंथ में आपको तो सीधा सीधा कितनी डिडक्शन देनी है? 2400 की डिडक्शन देनी है। तो यहां से ये आ गया हमारा अमाउंट 3600 टैक्सेबल हो जाएगा, और इधर से सीधा सीधा 7200, तो यहां से आ गया 4800। ओके, 3600 आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल हो जाएगा, एंड 4800 आपका टैक्सेबल हो जाएगा हॉस्टल अलाउंस का। तो 8400 टोटल टैक्सेबिलिटी आ गई। चलिए नेक्स्ट, ट्वेल्थ, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 अच्छा इलस्ट्रेशन है, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके अलाउंसेज आ जाएंगे। अब देखो इसमें सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, इसमें पूछा है आपसे 1/4/24 को दे रखा है, ये ज्वाइन करा उसने, और सैलरी पूछी है इसने ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ठीक है, 25-26 की। चलिए साथ ही साथ में साइड में हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। 75,000 पर मंथ, तो दैट मीन 75,000 पर मंथ हो गया, इसका मतलब इसकी जो टोटल सैलरी है पूरे ईयर की वो आ गई हमारे पास 9 लाख रुपीज। ओके, डियरनेस अलाउंस, देखो डीए के बारे में ना एक बात ध्यान रखना, डीए इज अ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो डीए आपका पहले तो पूरा का पूरा ऐड होगा, 2000 पर मंथ का डीए मिल रहा है, पूरा 24,000 डीए आपका अलाउंसेस वाले पार्ट में ऐड होगा। उसके बाद इधर आता है, देखो वैसे डीए करने से पहले इधर होगा बोनस कमीशन फीस, पर मैं आपको ऑर्डर वाइज सॉल्व करवा रही हूं, तो हम वैसे ही चलते हैं जैसा क्वेश्चन में मेंशन है।
एजुकेशन अलाउंस 1000 पर मंथ की एजुकेशन अलाउंस मिल रही है, इसका मतलब 12,000 की उसको एजुकेशन अलाउंस मिल रही है। ही हैज 1 सन एंड 3 डॉटर, उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। एजुकेशन अलाउंस 1 सन एंड 3 डॉटर, ठीक है। अभी इसके आगे माइनस इसमें से 1 सन 3 डॉटर है, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलता है। तो इधर 2400 रुपए इसका डिडक्शन क्लेम हो जाएगी, रिमेनिंग 9600 आ गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट। हॉस्टल मिल रहा है 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ का इसको हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, जिसमें से इसको एग्जेम्पशन क्लेम हो जाएगी 7200 की। तो 24,000 में से 7200 की इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी हॉस्टल अलाउंस की। दैट मीन्स 16,800 इसका टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस आ गया। अब उसके बाद में मेडिकल अलाउंस 1000 पर मंथ। देखिए मेडिकल अलाउंस इज अ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस पूरा का पूरा 12,000 ऐड होगा बिकॉज इट इज अ फुली टैक्सेबल अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलती है अगर असेसी हैंडीकैप्ड होता है तो। 1800 पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इंटू 12 करेंगे 21,600, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सर्वेंट अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होती है, सर्वेंट अलाउंस आ गई 12,000। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी फुली टैक्सेबल अलाउंस होती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी फुली टैक्सेबल अलाउंस होती है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस में अगर असेसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो लास्ट में जाकर के उसको डिडक्शन मिल जाती है। अभी बात करें असिस्टेंस अलाउंस का, तो 3000 पर मंथ असिस्टेंस अलाउंस, जितना आपने ऑफिशियली पे करा है, खर्चा करा है, उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये 36,000 में से आपको 24,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 12,000 आपका असिस्टेंस अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस के केस में भी सेम है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, लेकिन इधर अगर हम देखें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस आपको मिला है 2,000, खर्चा हुआ है 8,000, तो टैक्सेबल हो जाएगा निल, क्योंकि एक्सेस खर्च हो गया। बोनस पूरा का पूरा आ जाता है, कमीशन भी पूरी आती है और फीस भी पूरी आती है। ऐसे में अब आप टोटल इसकी सैलरी कंप्यूट करेंगे, सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे अलाउंसेस कवर हो गए। हमारे एग्जाम में भी अगर अलाउंसेस रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसी हिसाब से आएगा। 24,000, 12,000, 12,000 निल, 240, 9,000 और 5,000। इसकी सैलरी आ गई है 12,98,000। 12,98,000 इसकी सैलरी इधर आ गई है। चलिए अब आगे देखो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था तो इधर मॉड्यूल में ना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। आपको बस बेसिक चीजें याद रखनी है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी निल, हॉस्टल अलाउंस भी निल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो ऑलरेडी निल था, असिस्टेंस अलाउंस भी निल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस भी निल। कोई सी भी अलाउंस की डिडक्शन इसमें नहीं मिलती है एक्सेप्ट ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ऑल। ठीक है, तो इसकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी ड्यू टू 115 बी ए सी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी सेम पैटर्न पर ही बेस्ड है। सबसे पहले देखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको दे रखी है 52,000 पर मंथ बीइंग अ सिटीजन, लेकिन ध्यान रखना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस आ रहा होगा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की इसको फुल्ली डिडक्शन मिलेगी। अब इसकी 52,000 की बेसिक पे है, तो 52,000 की बेसिक पे ईयरली बेसिस पर हो गई 6,24,000। डियरनेस अलाउंस 23,000 आ रहा है, डीए भी हो जाएगा इंटू 12 करके 2,76,000। डियरनेस पे एंड डीए आर वन एंड द सेम थिंग, तो इसको भी आप 12,000 रुपए कर दोगे। फीस है 50,000। ठीक, ये सब बेसिक चीजें आ गई उसकी।
अब हाउस रेंट अलाउंस 15,000 पर मंथ है, HRA रिसीव हो रहा है। रेंट पेड फॉर कोलकाता 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ का। तो अब HRA के लिए ना आपको अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। HRA रिसीव कितना हो रहा है? HRA रिसीव हो रहा है 15,000 पर मंथ, तो टोटल HRA इसको मिल रहा है 1,80,000 का, माइनस एग्जेम्पशन, या तो 1,80,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी, या फिर सैलरी में क्या क्या आएगा? सैलरी में आएगा बेसिक प्लस डीए, सैलरी में आएगा बेसिक प्लस डीए। अब इसकी सैलरी के लिए आप करो 6,24,000 प्लस 2,76,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 9,12,000। 9,12,000 एक जगह तो होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मैं इधर लिख लेती हूँ 9,12,000। ठीक है, रेंट इसने पे करा है 20,000 पर मंथ का, 20,000 पर मंथ के रेंट में से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, 9,12,000, तो वो आ गया 148,800, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। या फिर क्योंकि कोलकाता में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी, वो आ गया 4,56,000। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इसको डिडक्शन मिल जाएगी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग इसको डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब 1,48,800 की इसको डिडक्शन मिलेगी HRA की, और रिमेनिंग HRA इसके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। तो 1,80,000 में से आप डिडक्शन क्लेम करो 148,800, 31,200 का HRA आ गया इसका टैक्सेबल HRA। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रही है 3,000 पर मंथ। शी इज हैविंग वन अडॉप्टेड चाइल्ड। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में अडॉप्टेड नॉट अडॉप्टेड इन सब के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है। 36,000 में से आप डायरेक्टली 1,200, एक ही चाइल्ड है तो डिडक्शन केवल कितनी मिलेगी? 1,200 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, रिमेनिंग अमाउंट इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो 36,000 में से 1,200 की डिडक्शन आप दे दो, 34,800 टैक्सेबल हो गया। ओके, चिल्ड्रन अलाउंस 1,000 पर मंथ, चिल्ड्रन अलाउंस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो इधर 12,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंस में से 2,000 पर मंथ की हॉस्टल अलाउंस मिल रही है, मतलब 24,000 की हॉस्टल अलाउंस मिल रही है। एक ही चाइल्ड है, क्वेश्चन में ऊपर मेंशन है, तो 300 इंटू 12, 3,600 की इसको इधर डिडक्शन मिलेगी, रिमेनिंग अमाउंट 20,400 टैक्सेबल हो जाएगा। ड्रेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस वैसे यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से आप इन दोनों को एक कर दोगे, लेकिन उधर नाम केवल और केवल यूनिफॉर्म अलाउंस दे रखा है, सो ड्रेस अलाउंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल 60,000। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना है? 2,000 मिल रहा है, 1,000 खर्चा हो रहा है, 1,000 रुपए, मतलब 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आगे टिफिन अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, एंड एजुकेशन अलाउंस फॉर हर ओन एजुकेशन, ओन एजुकेशन के लिए एजुकेशन अलाउंस जो है 2,000 पर मंथ का खर्चा लग रहा है, 1,500 एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हो आप। तो 24,000 में से आप 1,500 पर मंथ, मतलब 18,000 माइनस कर दोगे, 6,000 आपका टैक्सेबल आ गया। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 13। ओके, आपको प्रोविजंस, एक एक प्रोविजन अच्छे से याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रोविजन याद करे अगर आप चाहोगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सारी चीज़ें आ गई, देखिए आप। नेक्स्ट आगे बोला, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ मिस सोनल इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए सारी की सारी अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड इंडियन सिटीजन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया के लिए काम कर रही है बाहर, तो केवल बेसिक पे और फीस आएगी टैक्सेबल सैलरी में। नेक्स्ट हमारे परक्यूजिट्स स्टार्ट हो गए। Perquisites are also very important. चलिए, परक्यूजिट में सबसे पहला परक्यूजिट स्टार्ट हुआ है RFA।
Okay. Illustration number 15. Mr. Chauhan has the following salary structure. बेसिक सैलरी दे रखा है, एजुकेशन अलाउंस दे रखी है, फीस दे रखा है, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पे करा है 2000 का प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, डीए है, बोनस है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बस इधर एक्स्ट्रा इन्होंने बोला है परक्यूजिट कौन सा आएगा, आरएफए, आरएफए इन चेन्नई, दैट मीन्स अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 10% ऑफ सैलरी लेना है। आरएफए के लिए सैलरी में सारी टैक्सेबल चीजें आ जाती है, मतलब जो भी मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो इधर क्या होगा, सैलरी कैसे आएगी आरएफए के लिए, आरएफए के लिए सैलरी में आ गया बेसिक पे, बोनस, फीस। डियरनेस अलाउंस के लिए ऊपर बोला गया है कि डीए जो है वो 3000 पर मंथ है, लेकिन 60% डीए ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है, तो डीए हम लेंगे 60%। एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया एंड एजुकेशन अलाउंस आ गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेज आती है, दिस इज सैलरी। इस सैलरी का 10% हो जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो, और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ हायर चार्जेस, या फिर सॉरी 10% ऑफ सैलरी, या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो 10% ऑफ सैलरी 95 आ रहा था, हायर चार्जेस हैं 7900, 7900 का रेंट उसने लिया है, तो हायर चार्जेस या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अगर अबव इलस्ट्रेशन में पॉपुलेशन इतनी होती तो अगर पॉपुलेशन 40 लाख से कम है लेकिन 15 लाख या उससे ज्यादा है तो 7.5% करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिस स्तुति, बेसिक सैलरी, डीए, डीए नॉट फॉर्मिंग है, हॉस्टल, डज नॉट हैव चाइल्ड, नो प्रॉब्लम, टिफिन, ट्रांसपोर्ट, बोनस, टिफिन फुली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट इज फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज के लिए ही एग्जेम्पशन मिलती है, बोनस, कमीशन, रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस, फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस, ऑफिस में रिफ्रेशमेंट आपको मिल रहा है तो वो आपका exempt perquisite होता है, मोबाइल फोन फैसिलिटी इज ऑल्सो exempt perquisite एंड कंप्यूटर फैसिलिटी इज ऑल्सो exempt। साथ साथ में इनको आरएफए भी दिया जा रहा है, ओन बाय एम्प्लॉयर कोलकाता में, तो ध्यान रखना कोलकाता में है तो 10% होगा। द हाउस वॉज अलॉटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/24, बट उसने ऑक्यूपाई किया था 1/6/24 से। तो सबसे पहले हम सैलरी की कंप्यूटेशन कर लेते हैं बिकॉज वही आपके आरएफए में काम आएगी। सैलरी में आपका बेसिक पे एज इट इज आ जाएगा, डीए आ जाएगा, हॉस्टल आ जाएगा, डीए ध्यान रखना आरएफए का पार्ट नहीं बनेगा बिकॉज डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट। हॉस्टल अलाउंस में टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, टिफिन फुली टैक्सेबल होता है, ट्रांसपोर्ट भी, बोनस भी पूरा आएगा, कमीशन भी पूरा आएगा, और ये तीनों एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स होते हैं। तो सैलरी के लिए टैक्सेबिलिटी देखो, बेसिक, बोनस, कमीशन, डीए, डीए इज अ फुली टैक्सेबल अलाउंस, अलाउंस फुली टैक्सेबल होती है डीए, ठीक है। हॉस्टल अलाउंस फुली टैक्सेबल क्योंकि कोई चाइल्ड है नहीं, टिफिन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इधर आ गया टोटल, ओके। ये अभी हम बेसिक सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं, अभी हम उसके लिए सैलरी नहीं देख रहे आरएफए के लिए, ओके। ये सारा अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी बताई है मैंने अभी केवल आपको। फिर रिफ्रेशमेंट निल, मोबाइल फोन की भी नहीं होती और कंप्यूटर भी एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट है। आरएफए के लिए सैलरी कैसे आएगी, बेसिक, बोनस, कमीशन, डीए नहीं आएगा क्योंकि डीए अंडर टर्म्स नहीं है। हॉस्टल अलाउंस टैक्सेबल, सारी टैक्सेबल अलाउंसेज आ जाएंगी। अब ये जो सैलरी है इसका एक चीज ध्यान रखना कि आपको 10 महीने की लेनी है बिकॉज इसने हाउस ऑक्यूपाई करा था 1/6/24 से, 1/6/24 से करा था, तो आप अप्रैल और मई ये दोनों हटा दोगे, 10 महीने की आप सैलरी लोगे और उसका 10% बिकॉज हाउस वॉज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, 10% हो जाएगा सैलरी का। चलिए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 18, मिस खुशी हैज द फॉलोइंग सैलरी डिटेल्स, बेसिक, डीए, academic development allowance,
entertainment allowance. Okay, she has been provided rent free accommodation in Purulia. It is in West Bengal. Okay, आगे ऑन 1/7/24 शी वॉज पोस्टेड टू कोलकाता. ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने शी वॉज इन पुरुलिया. आफ्टर दैट शी गॉट पोस्टेड टू कोलकाता. न्यू हाउस फर्दर अलॉटेड टू हर ऑन द सेम डे उनको नया घर दिया. बट पुरुलिया वाला घर उन्होंने सरेंडर करा 31/12/24 को. तो देखो, जब कोलकाता वाला घर मिला, पहले 3 महीने ना, अप्रैल मई जून, अप्रैल टू जून टैक्सेबल होगा ओनली पुरुलिया वाला घर. ओके, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, नेक्स्ट 90 डेज, एनी वन, दोनों में से जो भी कम होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर, सॉरी सितंबर तो ऊपर काउंट हो गया, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, बिकॉज दिसंबर तक खाली नहीं किया था, दिसंबर लास्ट में खाली किया है. बोथ एंड दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च टैक्सेबल होगा यहां पर कोलकाता वाला हाउस. ओके, पुरुलिया वाले घर के लिए रेंट पे कराए, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर वाज दिस, दैट मीन्स पुरुलिया वाला घर रेंटेड था 10% ऑफ सैलरी लोगे आप. कोलकाता वाला घर ओन्ड है, बट कोलकाता की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर भी 10% ऑफ सैलरी ही आएगा. ओके, सबसे पहले हम इसके लिए सैलरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं. बेसिक पे आ गया, डीए आ गया, अकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू, एंटरटेनमेंट अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू, ये इधर आ गई सैलरी. अब आगे ये देखना, 3 महीने की कैलकुलेशन करिए. ठीक है, ठीक है, तो 72,000 प्लस 45,600 आ गया 117,600. पहले 3 महीने सिर्फ पुरुलिया वाला घर था, अप्रैल से जून तक, तो 10% ऑफ दिस फॉर 3 months, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, तो एक्चुअल रेंट लोअर आ गया 1500. डन. उसके बाद वाले 3 महीने दोनों घर थे, हमको लोअर लेना है 1500 या फिर 10% ऑफ सैलरी. आपने जो सैलरी कंप्यूट करी है कोलकाता वाले घर के लिए कैलकुलेट करोगे अलग से. ठीक है, कोलकाता वाले घर में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? नहीं, कोलकाता वाले घर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं. 1/7/24 से उनको कोलकाता पोस्ट करा गया था. ओके, एंड कोलकाता के लिए सैलरी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है. कोलकाता के लिए सैलरी क्या लेंगे? बेसिक पे, डीए, एंटरटेनमेंट, अकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस. जैसा ऊपर आया था, बेसिक पे, डीए, अकेडमिक एंड एंटरटेनमेंट डेवलपमेंट अलाउंस. ठीक है, ये चीज आप कोलकाता वाले घर के लिए ध्यान रखना, ये इधर सैलरी आएगी. एंटरटेनमेंट अलाउंस, बेसिक पे एंड अकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस. ओके, चलिए अब आगे. ठीक है, आप सेपरेट कैलकुलेट करें, आएगी ऑलरेडी यही 117,600 ही, क्योंकि सैलरी में तो यही काउंट होता है, दोनों के लिए सैलरी होती सेम है, बट आप एग्जाम में कैलकुलेशन दोनों की अलग अलग दिखाएंगे. तो 10% ऑफ सैलरी या फिर 1500, जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल है 1500. अगले 3 महीने के लिए दोनों टैक्सेबल हो जाएगा. और लास्ट 3 मंथ जब उन्होंने पुरुलिया वाला घर खाली कर दिया, केवल कोलकाता वाला घर है, तो 10% ऑफ सैलरी. दिस इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट. चलिए आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 19. इलस्ट्रेशन नंबर 19, आशुतोष हैज बीन प्रोवाइडेड फर्निश्ड अकोमोडेशन, पॉपुलेशन 44 lakh as per last census. म्यूनिसिपल वैल्यू ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इज 80,000. फेयर रेंट दे रखा है आपको 1 लाख. सैलरी की डिटेल्स आपको यहाँ पर बता रखी है. बेसिक allowance for increased cost of living, that means DA, and children education allowance. He has one son and 2 married daughter.
ओके और आपको फर्नीचर की डिटेल्स दे रखी है, दैट मीन्स जो अकोमोडेशन है वो फर्निश्ड अकोमोडेशन है। तो फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में आपको क्या करना है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो भी अलग ट्रीटमेंट करना होगा। चलिए अब सबसे पहले इसकी नॉर्मल बेसिक कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरी, डीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 2, उसमें कुछ भी ना मैरिड या कुछ नहीं है कंडीशन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए। ओके ये यहाँ तक का बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब आरएफए की वैल्यू, आरएफए की वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको लेना है बेसिक, डीए, एजुकेशन अलाउंस, ये आपकी सैलरी आ गई। सैलरी का 10%, सैलरी का 10%, बिकॉज इधर लिखा है शी हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब उसे दिया गया था, उसे दिया गया था, दैट मीन्स ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो 10% आ गया डायरेक्टली, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है अब क्योंकि फर्निश्ड है तो फर्नीचर की वैल्यू भी आएगी। फर्नीचर की वैल्यू कैसे आएगी, जो हायर्ड है तो उसके हायर चार्जेस, और जो ओन्ड है तो उसका 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट फर्नीचर की वैल्यू बन जाएगा। ये एग्रीगेट इधर टोटल लगा करके ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बस आपको इसमें एक ही चीज, एक ही डेट याद रखनी है अलॉटमेंट वाली, कि उसने ऑप्शन जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कब करा है। एम्प्लॉय एक्सरसाइज इज ऑप्शन ऑन 31 मार्च 24, तो ये वाले दिन की आपको एफएमवी लेनी है 440। कितने शेयर्स ऑफर करे थे, 100 शेयर्स ऑफर करे थे इसको। ठीक है और कितना इससे मांगा, 50 पर शेयर, तो 50 पर शेयर मतलब 5000। ये आ गया आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 39,000। नेक्स्ट आ गया मोटर कार वाला। मोटर कार वाले में देखो सबसे पहला 21, सोनम हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार जिसकी कैपेसिटी 1600 सीसी से ऊपर है, 1600 सीसी से अबव कैपेसिटी है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है, कॉस्ट ऑफ कार वाज दिस। मेंटेनेंस कॉस्ट कौन इनकर कर रहा है, एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है। शॉफर की सैलरी भी दे रखी है 3000 पर मंथ। ये सब कहाँ काम आएगा, पर्सनल के लिए काम आएगा। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैलकुलेट करना है। ऑफिशियल पर्पस के लिए परक्यूजिट नहीं है, नील हो गया ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही उठा रहा है, डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस। कॉस्ट ऑफ द कार इज 3.5, तो 3.5 का 10% एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है 30,000 पर मंथ, डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस। ठीक है पहले वाले केस में देखो नील आ गया, दूसरे वाले केस में डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल आ गया 1,01,000 माइनस आप कितना उससे चार्ज कर रहे हो 15,000, माइनस हो जाएगा 15,000। बोथ पर्पस के केस में गाड़ी एम्प्लॉयर दे रहा है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, मेंटेन भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा। और ध्यान रखना गाड़ी जो है वो 1600 सीसी से अबव है, 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस हो जाएगा। प्लस क्योंकि ड्राइवर दे रहे हैं तो बोथ पर्पस में ड्राइवर फिक्स होता है 900 पर मंथ। एक्चुअल नहीं देखना बोथ में, बोथ पर्पस के लिए आपको जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट देखनी होती है अनटिल एंड अनलेस आपने लॉग बुक मेंटेन कर रखी हो। अगर आपने लॉग बुक मेंटेन कर रखी है तो आप एक्चुअल चार्जेस देख सकते हो, अगर आपने लॉग बुक मेंटेन नहीं करी है तो जो लिमिट दी है वो लिमिट ही टैक्सेबल होगी, 1800 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ। जब गाड़ी ओन भी एम्प्लॉयर की होती है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है, 2400 इन केस ऑफ अबव 1600 सीसी, प्लस ड्राइवर का 900 भी फिक्स है। अगर ड्राइवर है तो 900 फिक्स है, चाहे ड्राइवर को एक्चुअल आप कितना भी दे रहे हो, डजेंट मैटर। ये सी वाला काम हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 22, ध्यान रखना 1500 सीसी की गाड़ी है, 15/7/24 को गाड़ी दी गई है, कॉस्ट ऑफ द कार 6 लाख, मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर 20,000, शॉफर 4,000, 40% ऑफिस 60% पर्सनल, मतलब बोथ पर्पस की गाड़ी है। लिमिट जो है
वही काम आएगी। हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार, मतलब गाड़ी है एम्प्लॉयर की, मेंटेन भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो 1800, क्योंकि 1600 सीसी से कम है। 1800 प्लस 900, 15 7 24 को गाड़ी मिली है उसको, इसलिए 8 महीने हो जाएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विक्रम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 1700 सीसी की गाड़ी, बोथ पर्पस के लिए। ही इनकर्ड 40,000 ऑन मेंटेनेंस एंड 20,000, ही इनकर्ड मतलब खुद ने खर्चा करा है। एंटायर कॉस्ट इज रीइम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, इसका मतलब खर्चा भी वही कर रहा है। तो रीइम्बर्समेंट अगर आपका हो रहा है, तो एक्चुअल रीइम्बर्समेंट जितना आपका लग रहा है 40 प्लस 20 माइनस 2400 प्लस 900। 900 क्यों? ड्राइवर का। ये आ गया क्वेश्चन जिसमें लॉग बुक मेंटेन करने वाला पॉइंट पूछता है। तो लॉग बुक में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, 1500 की गाड़ी है, 1500 सीसी की गाड़ी है, ड्यूरिंग द ईयर 50,000 खर्चा इनकर हुआ है, लॉग बुक मेंटेन करी है, लॉग बुक मेंटेन नहीं करी है, 80% खर्चा बिजनेस के लिए हुआ है। अगर आपने लॉग बुक मेंटेन करी है तो 50,000 में से 80% ऑफ 50,000 माने कि 40,000 आप माइनस कर सकते हो, 10,000 आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बनेगा। पर अगर लॉग बुक मेंटेन नहीं करी है तो आप देखो गाड़ी किसकी है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, और 1500 सीसी है तो 1800 पर मंथ हो जाएगा डिडक्शन। ठीक है, आगे 25। 25 में भी यही सेम है, बोथ पर्पस के लिए गाड़ी दी जा रही है बाय एम्प्लॉयर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, अज्यूमिंग कार वन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय अमित। ओके, कार वन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय अमित, मतलब कार वन जो है वो पर्सनल पर्पस के काम में आ रही है। कार वन इज फॉर पर्सनल पर्पस, तो इसका मतलब कार टू इसकी बोथ पर्पस वाली गाड़ी है। कार वन के लिए ध्यान रखना डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस लेना है अपने को। कॉस्ट ऑफ द कार रनिंग कौन कर रहा है? कंपनी, ड्राइवर कंपनी, एज इट इज खर्चा ले लेंगे इसका 10%, और ये दोनों खर्चे एज इट इज 40,800 और 2400। नेक्स्ट कार टू के लिए गाड़ी भी कंपनी की, खर्चा भी कंपनी कर रही है। कितना सीसी की गाड़ी है, क्या गाड़ी की कैपेसिटी है? गाड़ी की कैपेसिटी हमको क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि गाड़ी जो है वो 1600 सीसी से कम की है, तो हम 1800, 1600 सीसी से कम क्यों अज्यूम करा, ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि आपको एसएससी के फायदे का काम करना है, आपको उसके नुकसान का काम अज्यूम नहीं करना। ठीक है, 1800 प्लस 900 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। नेक्स्ट 26, मिस्टर विजय अ मैनेजर हैज बीन प्रोवाइड। देखो विजय मैनेजर है, तो हमको इधर देखना पड़ेगा कि विजय जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है क्या। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? या तो आप डायरेक्टर हो, या फिर आप 20% और मोर इक्विटी होल्ड करते हो, या फिर आपको कंपनी 50,000 या उससे ज्यादा पेमेंट कर रही है। अब एक और बात है इसमें कि जैसे यहाँ पर दो गाड़ी बोथ पर्पस की है ना, दो गाड़ी बोथ पर्पस की अलाउड नहीं है। सी वाली गाड़ी में कोई टेंशन नहीं है, ए और बी में एक एक करके आपको पर्सनल अज्यूम करना पड़ेगा। पहले ए को पर्सनल अज्यूम कर लेना और फिर बी को पर्सनल अज्यूम कर लेंगे। केस ए, मिस्टर विजय होल्ड 17% इक्विटी, तो दैट मीन्स नॉट टैक्सेबल सिंस मिस्टर विजय इज नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एंड मोटर कार फैसिलिटी टैक्सेबल होती है ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। केस बी में टैक्सेबिलिटी आएगी, कैसे आएगी? आपको एक एक करके अज्यूम करना है। जैसे मैंने सबसे पहले ऑप्शन वन लिया, ऑप्शन वन में मैंने कार ए को बोथ माना। ठीक है, कार ए को अगर मैं बोथ मानती हूं तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, और 1600 सीसी से ऊपर की है तो 2400 रुपए पर मंथ। ड्राइवर के बारे में बोला नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा 2400 पर मंथ। ऑप्शन वन में कार टू पर्सनल है, तो कॉस्ट का 10% प्लस मेंटेनेंस एक 10। कार सी तो वैसे ही पर्सनल है, तो कार सी है आपकी पर्सनल,
एम्प्लॉयर ने दी है, लेकिन खर्चा एम्प्लॉय उठा रहा है तो ओनली ओरिजिनल कॉस्ट का 10% डेप्रीसिएशन आ जाएगा बस। कार सी में तो हमेशा 20,000 ही आएगा। अब ऑप्शन टू क्या है कि आप गाड़ी ए को पर्सनल मानो। गाड़ी ए अगर पर्सनल है तो पर्सनल के केस में एक्चुअल कॉस्ट प्लस आपका जो भी खर्चा लग रहा है उसका एक्चुअल कॉस्ट का 10% प्लस खर्चा, ये आ गया। फिर सेकंड वाली बोथ है तो 1800 इंटू 12 एंड सी वाली का 20,000। ऐसे दोनों करके असेसी के लिए बेनिफिशियल बन रहा है सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट सर्वेंट अलाउंस के ऊपर है। वॉचमैन दिया है आपको, अपॉइंट लेकिन किसने करा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, अपॉइंट किसने करा है प्लस एम्प्लॉय कौन सा है। केस ए में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, केस बी में नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो केस ए और केस बी, वॉचमैन को अपॉइंट करा है एम्प्लॉयर ने 12,000 पर मंथ। केस ए में 1,44,000। नॉन स्पेसिफाइड वाले के लिए एम्प्लॉयर क्यों अपॉइंट कर रहा है, नील। और एम्प्लॉयर के लिए नील, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नील है। ओके, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस। अपॉइंट किसने करा है, एम्प्लॉय की वाइफ ने, दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर अपॉइंट कर रहा है, केवल इसके लिए टैक्सेबल होगा, इसके लिए नील। स्वीपर को भी एम्प्लॉय खुद अपॉइंट कर रहा है तो दोनों के लिए 6,000। गार्डनर दोनों के लिए ही नहीं आएगा क्योंकि आरएफए दिया गया है। जब भी आरएफए दिया जाता है तो गार्डनर नहीं आता है। नेक्स्ट, ये सारा का सारा आप उससे पढ़ सकते हो जो मैंने मैराथन करवाई है, उसमें सारे अलाउंसेस सारे परक्यूजिट सब कुछ कवर करा है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 28। श्रद्धा को रिस्ट वॉच मिली 3,000 की 17/7 को। गोल्डन चेन मिली 12,000 की फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से आपको अगर गिफ्ट मिलता है, देखो गिफ्ट इन काइंड ना 5,000 के ऊपर टैक्सेबल होता है, एक्सेस इन कैश पूरा का पूरा। इधर इसको 15,000 का गिफ्ट मिल रहा है, आप 5,000 से एक्सेस मतलब 10,000 टैक्सेबल कर दो। ऑल्टरनेटिव भी है कि पूरा 15,000 कर सकते हो। ICMAI 10,000 वाले को फॉलो करता है, एक्सेस वाले को। मिस राखी को 11,000 कैश गिफ्ट फुली टैक्सेबल। अनिरुद्ध इज वर्किंग इन अ पार्टनरशिप फर्म, एम्प्लॉयर ने डायमंड गिफ्ट करा 80,000 का अनिरुद्ध की वाइफ को। अनिरुद्ध की वाइफ को डायमंड गिफ्ट करने का तुम्हारा क्या काम है, अनिरुद्ध गिफ्ट करेगा खुद। तो 80,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा अबव 5,000, दैट मीन 75,000। नेक्स्ट 29th, इलस्ट्रेशन नंबर 29th। असेट सोल्ड करें मतलब ट्रांसफर कर दिए, असेट ट्रांसफर कर दिए तो आपको डेप्रीसिएशन की रेट्स याद होनी चाहिए इस केस में, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या डेप्रीसिएशन की रेट्स दे रखी है। कंप्यूटर के केस में 50% है, कार के केस में है 20%, टेलीविजन के केस में है 10%। लेकिन जो 10% वाला है वो है SLM पे बेस्ड, ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब अच्छा पार्ट ऑफ द ईयर के लिए नहीं मिलती है, ईयर वाइज ईयर मतलब फुल ईयर के लिए ही डेप्रीसिएशन क्लेम होगा। परचेज वैल्यू, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल वाले दिन की WDV आपको कंप्यूट करके रखनी है। तो 2 लाख की परचेज वैल्यू है, WDV निकालो आप। WDV कैसे निकलेगी, 2 लाख, एक साथ 21 से 22 50%, 22 से 23 फिर 50%, 23 से 24 फिर से 50%, WDV आ गई 25,000। 24 का ये टाइम का नहीं निकलेगा क्योंकि पूरा साल नहीं है, कंप्लीट ईयर के लिए ही डेप्रीसिएशन मिलता है, तो इसकी WDV आ गई 25,000। 25,000 20,000, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 5,000। ऐसे करके आपको सबकी कंप्यूट कर लेनी है। कार का 20% मिल जाएगा, 22 23 23 24, 24 25 के लिए सेम नहीं मिलेगी। तो WDV आ गई 1,92,000, 192 और 50 एक्सेस विल बी टैक्सेबल। टेलीविजन के लिए 50,000 है। अब टेलीविजन देखना 19 में खरीदा था,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगेगा 19-20 के लिए आप क्लेम कर लो, टेलीविजन पे 10%, स्ट्रेट लाइन 19 से लेकर 31-3-24 तक 25%, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 5 साल के लिए, तो 50% हो गया, सीधा सीधा 25,000। ओके, आगे सोफा, सोफा सेट देखो 149 में खरीदा था, सोफा सेट पे एसएलएम लगाएंगे, 10 साल खत्म हो गए, सोफे की वैल्यू गई, खत्म हो गई सोफे की वैल्यू, तो अब कुछ भी नहीं है सोफे का। ओके, सोफे की वैल्यू नील है, नील परक्यूजिट आ जाएगा। ये बात लेकिन आपको नोट में लिख करके आनी है। अब नेक्स्ट है मेडिकल वाला, मेडिकल के केस में मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हो तो देखो, फिक्स मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होती है अपार्ट फ्रॉम रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी मेडिकल बिल्स ऑफ 25,000। Z and his family got medical treatment in dispensary maintained by employer, एम्प्लॉयर ने डिस्पेंसरी मेंटेन करिए, सेल्फ और घर वालों के लिए नील होगा। ये नील क्योंकि जेड खुद आ गया नील, मिसेस जेड के लिए भी नील, मेजर सन चाहे इंडिपेंडेंट है मेजर सन नील हो जाएगा, माइनर डॉटर के लिए भी नील, जो डिपेंडेंट यंगर ब्रदर है डिपेंडेंट यंगर ब्रदर के लिए भी नील आएगा, इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर, इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा 10,000। ओके, देन आपका आ रहा है डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ नहीं, रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है, 5,000 आ जाएगा, और 25,000 आपका मेडिकल बिल का रीएम्बर्समेंट। नेक्स्ट, इंडिया के बाहर गए हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जीटीआई देख करके, जीटीआई 2 लाख तक की है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीटीआई 2 लाख या उससे ज्यादा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, केस वाइज इसमें अलग अलग है। आगे आरबीआई स्टे एक्सपेंसेस और मेडिकल आरबीआई की लिमिट तक होता है, एक्चुअल 70, आरबीआई ने 45, एक्सेस टैक्सेबल हो जाएगा, सेम विद द सेकेंड केस मेडिकल एक्सपेंस। ओके, दो सिचुएशन दे रखी है, जीटीआई 1.5 लाख है या फिर जीटीआई 2 लाख है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2, जब इसकी एनुअल इनकम जो है वो 1.5 लाख है और एनुअल इनकम इसकी 2 लाख है, मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड स्टे कॉस्ट आरबीआई की लिमिट से ऊपर जाएगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड स्टे कॉस्ट आरबीआई की लिमिट से एक्सेस होगा। देखो 70,000 का है इधर और इधर 50 का है, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंडिचर एक्सेस टैक्सेबल हो जाएगा दोनों केसेस में, इधर भी। और ट्रैवलिंग की बात करूं, पहले केस में ट्रैवलिंग निल, दूसरे केस में ट्रैवलिंग फुल, क्योंकि जीटीआई 2 लाख या उसको एक्सीड करेगी तो ट्रैवलिंग फुल्ली टैक्सेबल। ओके, सो नेक्स्ट illustration number 32, Mr. X has the following salary structure, basic पे DA कमीशन फिक्स्ड है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन है पीएफ का, 20,000 पीएफ में कंट्रीब्यूट करा, एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड जो पीएफ है वो एसपीएफ है। ओके, एसपीएफ इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है, एग्जेम्प्ट होता है। फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइवेट एम्प्लॉय है यूआरपीएफ, तो देखो एसपीएफ और यूआरपीएफ पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है, केस ए और केस सी में आपको ध्यान ही नहीं देना है। ओके, क्योंकि दोनों में ही क्या होगा, दोनों में ही आपका इधर आएगा नील। डन, अब आगे ध्यान हमको देना है आरपीएफ के केस में, मतलब केस बी। आरपीएफ में देखो, अगर ये आरपीएफ है ना तो सैलरी का मैक्सिमम 12% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके बियॉन्ड वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो हमको मतलब है केस बी से, 1/20 की सैलरी है, 2,000 का कमीशन है, फिक्स्ड कमीशन नहीं आता है सैलरी के अंदर। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी इसको मिल रहा है, 2,000 पर मंथ का एंटरटेनमेंट अलाउंस इसको मिल रहा है। अब क्योंकि जो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो रिडक्शन मिल जाती। ओके, एक एक करके करते हैं। देखो 1/20 का बेसिक, 2,000 का कमीशन, अलाउंसेस में डीए,
एंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आ गया 20,000, ठीक, ये दोनों मिलकर के हो गए 36। यहां तक का तो तीनों में मामला सेम रहेगा। अब बात करते हैं अपने पीएफ की। एसपीएफ के बारे में अगर बात करें तो एसपीएफ के अंदर 20,000 का कंट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा 20 एग्जेम्प्ट, निल आ गया टैक्सेबल, ये डन। फिर यूआरपीएफ की बात करें तो उसमें भी पूरा का पूरा 20 गया निल, और ये आंसर सेम। अब आरपीएफ के केस में आपको निकालना है 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी, सैलरी में आएगा ओनली आपका बेसिक एंड डीए, कमीशन फिक्स नहीं आता है, कमीशन टर्नओवर वाला आता है, तो इसका आपको करना है 12%, 1/32 का 12%, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 33, राम प्रसाद रिटायर्ड ऑन 1/7/24, रिटायरमेंट पे प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला 3 लाख लमसम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, आपको ट्रीटमेंट बताना है इन सारे केसेस में। अच्छा, मेंशन द ट्रीटमेंट इफ पीएफ इज अनरिकॉग्नाइज्ड, पीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड होगा तो क्या होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड है तो क्या होगा। तो देखो यूआरपीएफ के केस में ना क्या होता है, यूआरपीएफ के केस में जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय रिटायर्ड आफ्टर 23 ईयर्स एंड 7 मंथ्स ऑफ सर्विस, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यूआरपीएफ के केस में एक ही ट्रीटमेंट करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो आपका डिडक्शन नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता, इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है, कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, 3 लाख आपको लमसम मिल रहा है, आप कंट्रीब्यूशन हटा दो, रिमेनिंग अमाउंट आ गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, रिमेनिंग आ गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। 3 लाख रुपए आप लमसम विड्रॉ कर रहे हो, उसमें से आप 1,25,000 और 1,25,000 दोनों का कंट्रीब्यूशन हटा दो, तो 50,000 आपका टोटल आ गया। 25-25 इसका मतलब इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, 25-25 का इंटरेस्ट उसको रिसीव हो रहा है, 25-25 का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट है वो जाएगा सैलरी हेड में, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट है वो जाएगा अदर सोर्सेज हेड में। ओके, अब आरपीएफ, आरपीएफ के केस में ना आपको ये सारे देखना है, इट इज आरपीएफ एंड रिटायर हो रहा है 23 साल और 7 महीने की सर्विस के बाद में, रिटायर हो रहा है 4 साल के बाद में लेकिन ड्यू टू ब्लाइंडनेस। आरपीएफ के लिए आपको 5 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस होना जरूरी होता है, रिटायर हो रहा है 3 साल 7 महीने के बाद में, अनदर कंपनी ज्वाइन कर ली और ट्रांसफर हो गया है बैलेंस, 3 साल 10 महीने के बाद रिटायर हो रहा है, ओन बिजनेस, ए बी सी और डी, किस किस में क्या क्या टैक्सेबल होगा। 5 साल बाद रिटायर हो रहा है, पहले वाले केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दूसरे वाले केस में इनकेपेबल है फुल्ली एग्जेम्प्ट, इसमें 5 साल का है लेकिन ट्रांसफर हो गया बैलेंस तो ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट, और दूसरे वाले केस में क्योंकि आपने 5 साल से पहले नौकरी छोड़ दी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 34, illustration number 34, Mr. Sharma has been appointed as an accountant of ABC Limited 1/4/22, since then he is working with the company, 5,000 का बेसिक पे, और ये आपको ग्रेड पे दे रखा है, मतलब 5,000 फिर 1,000 का इंक्रीमेंट होगा 8,000 तक, फिर 1,500 का इंक्रीमेंट होगा 14,000 तक, सेम विद डीए। तो इसने 22 में अगर ज्वाइन करा था तो 22-23 में मैं इधर आपको बेसिक और डीए दोनों बता देती हूँ। 22-23 में बेसिक रही होगी 5,000, डीए होगा 3,000। 23-24 में ये हो गया 6,000, डीए हो गया 3,500। 24-25 में ये हो गया 7,000 और डीए हो गया 4,000। 25-26 से वैसे मतलब है नहीं लेकिन फिर भी इधर हो गया 8,000 और इधर हो गया 4,500। ओके,
यूआरपीएफ में था तब 14% कंट्रीब्यूट करता था बेसिक और डीए का। यूआरपीएफ में था तब तक तो टैक्सेबिलिटी आई नहीं, लेकिन एक चार चोईस को फंड रिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो ये जो 2 साल का यूआरपीएफ था, ये 2 साल का आप 2% टैक्सेबल कर दोगे। अब 24-25 का तो होगा ही होगा, प्लस वो 2 साल का भी हो जाएगा अब जा करके। ठीक है, ये टोटल आपको इधर ऐसे ही दे रखा है, यही करके। नेक्स्ट अब हमारे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35, कंप्यूट एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड नेट सैलरी, बेसिक डीए, टैक्सेबल परक्यूजिट एंटरटेनमेंट अलाउंस 20,000 इज एक्सपेंडेड एंड रिमेनिंग इज सेव्ड। एंटरटेनमेंट पे आप कितना खर्चा करते हो वो मैटर नहीं करता। ओल्ड रिजीम ऑप्टेड फॉर, नॉन गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजीम। ओके, गवर्नमेंट है तो एंटरटेनमेंट की डिडक्शन मिल जाएगी, नॉन गवर्नमेंट है तो एंटरटेनमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी खास नहीं है। देखो दोनों में बेसिक, डीए, एंटरटेनमेंट, टैक्सेबल, परक्यूजिट, जीटीआई तक का काम सेम है, फिर दोनों में ही 50-50 हजार की डिडक्शन मिलेगी। ओल्ड रिजीम में डिडक्शन 50,000 ही है, न्यू रिजीम में 75,000 हो गई है। अब क्योंकि गवर्नमेंट है तो एंटरटेनमेंट की डिडक्शन मिल गई 5,000, ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट है तो एंटरटेनमेंट की कोई भी डिडक्शन नहीं मिली है। एंटरटेनमेंट की डिडक्शन कितनी मिलती है? एक्चुअल 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक सैलरी, या फिर 5,000, विच एवर इज लोअर। ठीक है, डिफॉल्ट रिजीम ऑप्ट करता तो जीटीआई तक का तो काम एकदम सेम है, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 75। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन 115 बीएसई में नहीं मिलती किसी को भी। 36 बेसिक पे दे रखा है, डीए दे रखा है, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्स, एलआईसी 80C में रिडक्शन मिलेगी एलआईसी की। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने इनकम टैक्स पे करा है उसका, है ना। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय 1600, ऐड होगा लेस होगा दोनों होगा। इस क्वेश्चन में बस मेन केवल प्रोफेशनल टैक्स का ही काम है। बेसिक पे आ गया, डीए आ गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्सेबल परक्यूजिट क्या? प्रोफेशनल टैक्स, और एलआईसी प्रीमियम जो एम्प्लॉयर ने पे करा है, एलआईसी प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे करा है। अगर एलआईसी प्रीमियम खुद पे करता, एम्प्लॉयर है इधर ध्यान रखना, खुद पे करता तो डिडक्शन मिल जाती 80C की। ओके, ओल्ड रिजीम ऑप्ट करिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी बिकॉज नॉन गवर्नमेंट है। प्रोफेशनल देखो 1600 प्लस 600, जो इसके बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय का जो था तो डिडक्शन मिलेगी 1600 प्लस 600, ऐड होगा 1600। ओके, उसके बाद ये भी आरएफए का ही क्वेश्चन है। सिलीगुड़ी में आरएफए ऑफर करा है, एचआरए और आरएफए विच एवर इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिसेस एस चौधरी। बेसिक सैलरी दे रखी है, डीए दे रखा है, मेडिकल अलाउंस। देखो ये सारे ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस इसमें काम का क्या है, एचआरए आपको कैलकुलेट करना है। एचआरए 6,000 पर मंथ मिला है, रेंट दे रहा है 7200 फॉर हाउस इन दुर्गापुर। ठीक है, 40% मिल जाएगा एचआरए। सिटी कॉम्पेंसेटरी फुली टैक्सेबल होता है, ऑफिशियल पर्पज परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। 2100 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स आरपीएफ। आप चेक करोगे कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा है, आपको देखना है बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का 12% से एक्सेस अगर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट मिल रहा है 11%, विच इज रॉन्ग, इंटरेस्ट मैक्सिमम 9.5% ही मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक पे डीए, मेडिकल, सिटी कॉम्पेंसेंट्री, एचआरए की डिडक्शन क्लेम हो गई विच एवर इज लोअर, एक्चुअल 40% या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी।
कार फैसिलिटी आएगी नहीं बिकॉज ऑफिशियल पर्पस के लिए है। आरपीएफ में आपको आरपीएफ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपको आरपीएफ दे रहा है 2100 पर मंथ का, तो दैट मीन्स आपको टोटल आरपीएफ एम्प्लॉयर से मिल रहा है 25,200, 25,200 का आरपीएफ मिल रहा है। आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगी कितने की, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 12% आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो वो ज्यादा आ रहा है, बेसिक प्लस डीए का 12% ज्यादा आ रहा है, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 9.5% करके इसको करेक्ट कर लेना, ये गलत है इधर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स दोनों की डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ऊपर वो सिलीगुड़ी वाला रह गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर भरत ऑफ सिलीगुड़ी इज ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट बाय विमल एंड कंपनी, कोलकाता में ऑफर करा है, बेसिक पे 5500, अदर अलाउंस आर डियरनेस अलाउंस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बन रहा है, मेडिकल अलाउंस, बोनस 1 महीने का, कंपनी ने आरएफए या एचआरए दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया है। आरएफए इन कोलकाता, फेयर रेंटल वैल्यू 1000 पर मंथ, फेयर रेंटल वैल्यू, रेंटल बता रखा है इधर, और टू एक्सेप्ट कैश हाउस रेंट अलाउंस 1000 पर मंथ। उसने एचआरए डिसाइड करा, लेकिन आपको बताना है कि क्या सही है, तो आप इधर दोनों के लिए अलाउंस कंप्यूट कर लो। एचआरए कंप्यूट हो जाएगा, आरएफए आ जाएगा 10% ऑफ सैलरी। ओके, आरएफए आप 10% ऑफ सैलरी ले लोगे और एचआरए भी अपने हिसाब से एग्जेम्पशन कंप्यूट हो जाएगी। विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सैलरी हेड। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड के। आई होप that this video is beneficial for you all, and if it is, do tell me this thing in the comment section that this series of which I have continued of solving each and every question of module, discussing the each and every question of module with you guys is really helpful for you. So do tell me all this in comment and do subscribe to the channel of Dhruv Coaching Classes. Thank you.